नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड, साहित्य के एक खजाने से कुछ अनमोल कहानियाँ। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी हाजरी। घंटी बजाते हुए किशोर थोड़ा झिझक रहा था। इतनी सुबह इन लोगों को जगाना ठीक होगा क्या? इससे तो अच्छा था थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुक लेता। पर रात भर के सफर के बाद वहां रुकने का जरा भी मन नहीं हो रहा था। वह इसी ऊहापोह में था कि अंदर दरवाजा खुला। दरवाजे की चाबी लेकर माँ बाहर आई। ताला खोलते हुए उन्होंने पूछा, बहुत देर इंतजार तो नहीं करवाया ना? आजकल जरा धीरे धीरे चल पाती हूँ। भीतर आकर प्रणाम करते हुए उसने पूछा, मैंने बहुत जल्दी तो नहीं जगा दिया ना? अरे नहीं, मेरी सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती है, तुम जानते तो हो। ड्राइंग रूम में पांव रखते ही देखा, सेंटर टेबल पर लोटा और ग्लास रखा हुआ है। उसे माँ पर बड़ा प्यार आया। वह कहते हुए उसने जैसे ही लोटा छुआ वह चौंक गया, यह तो गर्म है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी को जगाने जा रही थी ना? घंटी सुनी तो सोचा पहले दरवाजा देख लूं। तुम मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं उन्हें पानी देकर आती हूँ। वह फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। माँ ने पूछा, अदरक की चाय पी लोगे या अलग से बना दूं? नहीं, अदरक की चलेगी, बहुत दिनों से पी नहीं है। बल्कि तुम लोगों को तो वहां रोज पीनी चाहिए, इतनी ठंड जो होती है वहां। वह कुछ नहीं बोला, मन ही मन हंस दिया। वहां हम लोग जैसी चाय पीते हैं वो माँ यदि देख ले तो। बाबूजी मुंह हाथ धोकर आ गए थे। किशोर ने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए बोले, बच्चे ठीक है ना? जी। दोबारा आएंगे? जी, हम लोग यहीं से जाएंगे, बच्चों के मामा उन्हें छोड़ जाएंगे। ठीक है। उन्होंने संतोष व्यक्त किया। फिर माँ से बोले, उसे ये काढ़ा क्यों पिला रही हो? मैंने पहले पूछ लिया था, माँ ने उत्तर दिया। फिर वे कुछ नहीं बोले। सुबह सुबह इतना बोलना उनके लिए काफी से ज्यादा था। चाय पीकर वे उठे। निकल रहा हूँ, उन्होंने कहा और जूते पहनकर बाहर निकल गए। बाबूजी का मॉर्निंग वॉक बदस्तूर जारी है, एक दिन नागा नहीं होता। अच्छा बेटा, मैं फटाफट नहा लूं, बाबूजी आए तो दरवाजा खोल देना। आज तो इत्मीनान से नहाऊंगी, रोज दरवाजा खोलने का खटका रहता है ना। तुम्हें तो मालूम है, तुम्हारे बाबूजी को इंतजार जरा रास नहीं आता। माँ ने कहा जरूर, पर इत्मीनान से कहाँ नहा पाई। 5-7 मिनट में ही बाहर निकल गई। रोज की आदत जो ठहरी। अपने कपड़ों की बाल्टी रखते हुए बोली, बेटा तुम्हें नहाने की जल्दी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो इनके कपड़े रख देती हूँ। माँ ने बाबूजी के कपड़े और टॉवल बाथरूम में रख दिए। चुन्नट डालकर धोती पूजा घर की चौकी पर रख दी। फिर वॉश बेसिन पर शेविंग का सामान रख दिया। पूजा घर चकाचक किया। धूप, दीप, चंदन, अगरबत्ती, फूल सब सजा दिए। तांबे का लोटा चमकाकर उसमें जल भरकर रख दिया। तब तक बाबूजी घूमकर लौट भी आए। चाय बना रही हूँ, लोगे? माँ ने पूछा। इस समय तो बाबूजी खालिस दूध वाली चाय पीते हैं ना? रहने दो, मैं नहीं पी सकूंगा। नाश्ते के बाद सादी चाय बनाऊंगी, तब ले लेना, माँ ने कहा। चाय पीकर बाबूजी ने शेव किया, फिर नहाने चले गए। माँ ने गैस पर कढ़ाई रखते हुए कहा, चलो आज तुम्हारे बहाने ठाकुर जी को हलवे का भोग लगा लेते हैं। रोज किस चीज का लगाती हो? जो मिल जाए, फल, मिठाई, मेवा या फिर कोरा दूध शक्कर। ठाकुर जी कौन सा खाते हैं? खाना तो हम ही को होता है, तो जो खा सके, हजम कर सके, उसी का भोग लगाते हैं। सूखे मेवे अब चबाए नहीं जाते, तो मैं पीस कर रख लेती हूँ। उसमें थोड़ी शक्कर मिला लेती हूँ। उसी बहाने सूखे मेवे पेट में जाते हैं। नाश्ते में हलवे के साथ चावल के चीले भी थे, उसके बाद चाय भी। बाबूजी को चाय के साथ गोलियां भी दी गई, जो उन्होंने चाय के साथ गटक ली। चाय पीकर बाबूजी उठ खड़े हुए।
माँ ने तत्परता से उनके हाथ में झोला और एक लिस्ट थमा दी। बाजार चलोगे? बाबूजी ने पूछा। जी अभी नहाया भी नहीं हूँ, उसने विनम्रता से कहा। रात भर का जागा हुआ है, थोड़ा आराम कर लेने दो, माँ ने उसकी वकालत कर दी। बाबूजी चले गए। वह कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा, जबकि आने को ही थी कि विमला झाड़ू पोछा करने आ गई। उसने आंख बंद कर रखी थी, पर कान तो बंद नहीं कर पाया था। बाहर आंगन में बसंती बर्तन रगड़ रही थी और ऊंची आवाज में माँ से बतिया रही थी। ऐसे में सोना असंभव था। वह उठा और नहाने चला गया। कम से कम कपड़े समय से धुलने चले जाएंगे। नहा धोकर वह माँ के पास आकर बैठ गया। वे टेबल पर सब्जी का ढेर लिए बैठी थी। क्या खाओगे? बोलो। कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथ की तो हर चीज अच्छी लगती है। कुछ भी तो रोज ही बनाती रहती हूँ, एकदम सादा, फीका, बिना मसाले वाला। आज तुम्हारे बहाने थोड़ा स्वाद बदल जाएगा। बड़े विचार विनिमय के बाद मेन्यू तय हुआ। लौकी के कोफ्ते, मेथी आलू, मटर पुलाव, मूली टमाटर का सलाद। बाबूजी के आने तक पूरा खाना बन चुका था, बस पुलाव बाकी थे। परात में आटा गूंथा रखा था, लोइया तक तैयार थी। बाबूजी के आते ही माँ ने लपक कर उनके हाथ से झोला ले लिया। संभाल कर निकालना सामान, उन्होंने हिदायत दी। रबड़ी का कुल्हड़ है, पलट जाएगा। बाबूजी तुम्हारे लिए रबड़ी लेकर आए हैं, पूरी सेक दूं? नहीं माँ, इतना भारी खाने की अब आदत नहीं रही, फूल के ही चलने दो। बाबूजी के साथ वह बैठ तो गया, पर धीरे धीरे खाता रहा। बाबूजी उठ गए। उनको सौंफ, सुपारी, लौंग, इलायची देकर कमरे में पहुंचा गई तो उसने माँ से कहा, अब तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए रुका हूँ। माँ जब अपनी थाली लेकर बैठ गई तो उसने कहा, घर में 2 ही लोग तो हो, साथ में क्यों नहीं खाते? अरे खाते हुए 20 बार उठना पड़ता है मुझे, कभी पानी के लिए, कभी अचार के लिए। टेबल पर खाना लाकर रखती हूँ तो पंखे के नीचे ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा गर्म करना पड़ता है, इसलिए आराम से सब काम निपटा कर खाती हूँ। माँ ने अपनी ओर से तर्क दे दिया था, पर किशोर जानता है कि बाबूजी को साथ खाना पसंद नहीं है। उसे मालूम है कि बाबूजी ने माँ से कभी साथ बैठने के लिए नहीं कहा होगा। अभी 4 दिन किरण यहाँ थी तो माँ उससे भी कहती थी, इन लोगों को खा लेने दो, अपन सास बहू बाद में खा लेंगे। खाने के बाद उसने कहा, माँ मैं सोने जा रहा हूँ, और कमरे में चला गया। इस समय नींद उस पर इतनी हावी हो रही थी कि रसोई की खटर पटर से भी उसे कोई व्यवधान नहीं पड़ा। वह कितनी देर तक सोता रहा पता नहीं। माँ जरूर 2 बार झाँक गई होगी, क्योंकि जिस समय उसकी आँख खुली तब भी वे पर्दे से झाँक कर लौट ही रही थी। उसे जगा हुआ देखकर बोली, बेटा चाय बना दूं? 4 बज रहे हैं। ऐसी कोई जल्दी नहीं है माँ, आप लोगों की जब बनेगी तब पीऊंगा। हम लोगों का कोई टाइम टेबल थोड़े ही है, अभी 3 बजे तो तुम्हारे बाबूजी ने लस्सी पी है। लस्सी? हाँ, रिटायरमेंट के बाद यह नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। वहाँ ऑफिस में दिन भर चाय चलती थी ना, तो एक बार की तलब लस्सी से पूरी कर लेते हैं। फिर चाय? अभी शाम को मंडली जमेगी ना, तब होगी। तो ठीक है, मेरी भी तभी बना देना। 5:30 बजे मंडली इकट्ठा हुई। कुछ तो किशोर के परिचित थे, 1-2 नया परिचय हुआ। उन्हीं के साथ चाय हुई। चाय के साथ ढेर सारा सूखा नाश्ता भी था। माँ लगातार भीतर बाहर कर रही थी। 1-2 बार वह उठकर गया और कुछ सामान ले आया। जब सब लोग चले गए तो माँ ट्रे में प्लेटें जमाने लगी। किशोर ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया और अपने पास सोफे पर बिठा लिया। थोड़ी देर आराम करो माँ, सुबह से रोबोट की तरह दौड़ दौड़ कर काम कर रही हो, थकती नहीं हो? माँ हंस पड़ी। बेटा, अपने पति और बच्चों के लिए काम करते हुए औरत कभी नहीं थकती।
औरत नहीं थकती पर उसका शरीर जरूर थक जाता है, क्योंकि वह हाड़ मांस का बना होता है। उठने बैठने में तुम्हें जो कष्ट हो रहा है वह मैं साफ देख रहा हूँ। हाँ रे, आजकल जोड़ों में दर्द रहने लगा है। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दवा भी ले रही हूँ। तभी तो सुबह नाश्ता करने लगी हूँ। दवाइयाँ जो लेनी होती हैं। नहीं तो इतनी सुबह खाते हुए तुमने मुझे कभी देखा है? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है माँ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। चलो दोनों जने मेरे साथ चलकर वहां रहो। ये तो यहाँ से हिलेंगे नहीं, और इन्हें छोड़कर मैं जा नहीं सकती, तुम जानते हो। तो दीदी लोगों से कहो कि बारी बारी से आकर रहें और बाबूजी को देखें, क्योंकि बाबूजी तो वहां जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे वही ठीक है। ये आदमी क्या कहीं जाकर रहने लायक है? मैं ही इनसे पार पा सकती हूँ। और शीलू नीलू भी यहाँ आकर कैसे रहेंगी? कितने दिन रहेंगी? उनकी गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं। ऐसा करते हैं, एक खाना बनाने वाली बाई रख लेते हैं। 2 महीने की तो बात है, बाकी कामों के लिए बसंती और विमला हैं ही। अरे इन्हें किसी और के हाथ का खाना नहीं भाता, 100 नुक्स निकालते हैं। दाल सब्जी का तो फिर भी समझ में आता है, पर ये तो रोटी में भी खामियां निकालते हैं। कच्ची है, जली हुई है, किनारे मोटे हैं। दुनिया भर की बातें। खाने को जैसे तैसे हो भी जाएगा, पर दिन में 10 बार 10 तरह की चाय बनती है, वह कौन बनाएगा? तुमने बाबूजी की बहुत आदत बिगाड़ रखी है। हाँ, तुम्हारी बहनें भी यही कहती हैं। मैंने आदत बिगाड़ी है तो मैं ही झेल रही हूँ, किसी से कहने तो जाती नहीं हूँ। 2 महीनों के लिए किरण को छोड़ जाऊं, तुम्हें थोड़ा आराम हो जाएगा। किशोर ने कह तो दिया, पर जानता था कि प्रस्ताव सुनते ही किरण तलाक दे देगी। माँ ने भी जैसे उसी के विचारों का अनुमोदन किया। ना बाबा, लड़की तीसरे दिन ही भाग जाएगी। उनसे सिर्फ मैं ही पार पा सकती हूँ, किसी और के बस का नहीं है। फिर वे लोग दूसरी बातें करते रहे, दीदी लोगों की, उनके बच्चों की। किरण सामने रहती है तो बातचीत का स्तर औपचारिक बना रहता है, अंतरंग बातें हो ही नहीं पाती। बातें करते हुए कितना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। बाहर का गेट खड़का, तब वे दोनों चौंके। उठकर देखते, तब तक बाबूजी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने भीतर बाहर की बत्तियां जलाते हुए कहा, शाम हो गई है और पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ है। हम लोग बातों में लग गए तो होश ही नहीं रहा। वो तो दिख ही रहा है, चाय की कप प्लेटें अब तक पड़ी हुई हैं। माँ फुर्ती से उठी, ट्रे में सारा सामान जमा कर ले गई। बाबूजी ने आवाज देकर कहा, आते समय एक प्लेट लेकर आना, तुम्हारे बेटे के लिए समोसे लाया हूँ। बाबूजी अभी रहने दें, समोसा मैं रात को खाने के साथ खा लूंगा। अरे रात तक तो ठंडे हो जाएंगे, क्या मजा रहेगा। अपने सामने उतरवा कर लाया हूँ, अभी खा लो। बालूशाही भले ही रात को खा लेना। बालूशाही भी? वह परेशान था। माँ पानी और प्लेट लेकर आई और बोली, बेटा आया है तो सुबह शाम पकवान आ रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ याद नहीं आता। हजम करने की ताकत है तुम में, बाबूजी ने कहा और प्लेट में समोसे रखते हुए बोले, लो बेटा खाओ। आप लोग भी लीजिए ना। बेटा ये मैदा, ये तली भुनी चीजें हमें मना है। चलो तुम्हारे साथ के लिए थोड़ा तो ले लेते हैं। बाबूजी ने एक समोसा तोड़ा, आधा माँ को पकड़ाया, आधा खुद खाया। माँ मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अरे 2 समोसे से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। हिंदुस्तान आया हूँ तब से मेरी डाइटिंग की 12 बज गई है। वहां ससुराल वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, तुम्हारे बाबूजी रात को दलिया खाते हैं, तुम थोड़ा सा वही खा लेना बस। बालूशाही सुबह नाश्ते में खाऊंगा, कल उसी का भोग लगा देना। रात के खाने में उसने सिर्फ दलिया ही खाया और कमरे में जाकर लेट गया।
रसोई समेट माँ भी उसके पास आकर बैठ गई। वह बच्चों की तरह उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। किरण और बच्चे सामने होते हैं तो यह सब करते बड़ा संकोच होता है, इसलिए वह बोला था, अब 8 दिन तुम अपने माँ बाप के पास रहो, 8 दिन मैं अपने माँ बाप के पास रहता हूँ। माँ के हाथ को अपने हाथों में लेकर वह बोला, मेरा बहुत मन करता है तुम्हें साथ ले जाने को, पर बाबूजी साथ आएंगे नहीं और तुम उन्हें छोड़कर कहीं जाओगी नहीं। क्या तुम्हारा मन नहीं करता पोते पोतियों को प्यार करने का, बहू का सुख भोगने का? क्यों नहीं करता बेटा, पर सारे सुख भाग्य में कहाँ होते हैं। इस बार तो बच्चों से ठीक से प्यार भी नहीं कर पाई। बच्चे थोड़े हिलते मिलते हैं तब तक जाने का समय हो जाता। जितने दिन के लिए आते हैं उसमें भी हिस्सा बांट हो जाते हैं। ठीक भी है, हमारी तरह बहू के माँ बाप का भी मन करता होगा नवासों को प्यार करने का, बेटी दामाद को खिलाने पिलाने का। यही चाहता था कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले, और वह यहाँ तो मिलने वाला नहीं है। बेटा अब आराम तो मुझे एकदम तभी मिलेगा, मरने के बाद। प्लीज फालतू बातें मत करो। अरे इनके मारे शांति से मर भी नहीं पाऊंगी। कौन देखेगा इन्हें, कौन इनके नखरे उठाएगा, कौन इनके हुक्म झेलेगा। तब की तब देखी जाएगी, प्लीज कोई दूसरी बात करो। तभी बाहर से आवाज आई, सुनो। अब क्या हुआ, कहते हुए माँ उठी। इतनी देर बैठे बैठे किशोर का सिर गोद में लेने से पांव सुन्न हो गए थे। गेट की ताला चाबी कहाँ है? आ रही हूँ, माँ ने कहा। सुबह तुम्हारे लिए गेट खोला था ना, तब बातों बातों में जाने कहाँ रख दी थी। देखती हूँ। और जितना बन सका उतनी तेजी से कमरे के बाहर चली गई। उसे अनायास ही एक प्रसंग याद आ गया। छोटा था तब घर में कोई मलंग उत्सव था। बहुत सी औरतें जमा थीं। तब माँ ने शर्माते हुए एक कविता पढ़ी थी। छड़ी पे छड़ी गुलाब की छड़ी, हसमुख लाल जी की हाजिरी में कौसल्या खड़ी। ये कौसल्या तब से उनकी हाजिरी में ही खड़ी है। कई बार उसके मन में विचार भी आता है कि दादा दादी ने क्या सोचकर पिता का नाम हसमुख लाल रखा होगा। माँ कहती हैं, उनकी मंडली में जाकर देखो तब पता चलेगा। 24 घंटे दोस्तों से घिरे रहते हैं तो क्या यूं ही। अरे तो थोड़ी हंसी इधर भी तो पास ऑन करो। गेट बंद होने की आवाज आ गई थी। मतलब ताला चाबी मिल गए थे, वहीं आसपास होंगे। पर बाबूजी खुद ढूंढते तो उनकी इज्जत पर आँच ना आती। चीजें अपनी जगह पर क्यों नहीं है, सिर्फ यह जताने के लिए ही उन्होंने माँ को तलब किया होगा। कभी कभी बाबूजी से कहने का मन होता है कि जैसे आप बूढ़े हो रहे हैं, माँ की भी तो उम्र हो चली है। उनसे आप पहले वाली फुर्ती की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। पर यह सब कहने का साहस वह कभी जुटा पाएगा, इसमें संदेह है। बस एक बात तय है कि बाबूजी के रहते माँ को आराम नहीं मिल सकता। अपने इस विचार से वह खुद ही चौंक गया। माँ को इसकी भनक भी मिली तो वह जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगी, और बाबूजी के न रहने पर उस आराम का वे करेंगी भी क्या। उनकी अपनी तो कोई दुनिया ही नहीं है। उनका तो एक एक क्षण बाबूजी को समर्पित है। इस शून्य को वे कैसे भरेंगी, इस खालीपन से तो वे पगला जाएंगी। लोग इस उम्र में पूजा पाठ करते हैं, पर माँ के सारे पूजा पाठ व्रत उपवास बाबूजी के लिए ही हैं। उनके बाद तो वे अप्रासंगिक हो जाएंगी। और अगर इसके विपरीत हुआ तो, मतलब जैसे कि माँ चाहती हैं, वे पहले चली गईं तो बाबूजी तो एकदम असहाय और पंगु ही हो जाएंगे। ऐसे हताश और निरीह बाबूजी की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरे बाबूजी चट्टान की तरह ऐसे ही कठोर और अडिग बने रहें। उनका रोब दाब इसी तरह अक्षुण्ण रहे, और उनके इर्द गिर्द माँ ऐसे ही चकर घिन्नी की तरह घूमती रहे, हमेशा हमेशा हमेशा। आमीन।
आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी कहानी हाजरी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।